नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम हमारी जो पाठ्य पुस्तक जो व्याकरण है उस व्याकरण का एक विषय है संदेश लेखन, उसके बारे में हम बात करेंगे। और आज आपको मैं बता दूं कि हमारी जो 10वीं कक्षा है उस 10वीं कक्षा में पहले जो निबंध आता था उस निबंध की जगह अब जो है जो 10 मार्क्स का 10 अंक का जो निबंध आता था हमारे, उसको थोड़ा अब जो है बदल दिया गया है उस फॉर्मेट को। अब जो है निबंध की जगह हमारे यहाँ पे 2 टॉपिक आएंगे, जिसमें पहला टॉपिक आपका होगा संदेश लेखन 5 अंक का, और दूसरा होगा आपका अनुच्छेद लेखन। ठीक है, तो संदेश लेखन और अनुच्छेद लेखन ये जो 10 मार्क्स का ये जो आपका अब जो है नए सिलेबस के अनुसार जो अब डिसाइड किया गया है, तो ये जो 10 अंक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और निबंध लेखन जो पहले आता था वो अब हट चुका है, और जो हमारा नया जो पाठ्यक्रम आया है उसके अकॉर्डिंग अब जो है निबंध लेखन की जगह एक तो संदेश लेखन आएगा आपका और एक आएगा अनुच्छेद लेखन। तो यहाँ पे आज जो है इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले संदेश लेखन के बारे में। और ये जो संदेश लेखन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये जो है 5 अंक का जो है ये संदेश लेखन आपके एग्जाम में आएगा। तो संदेश लेखन में आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो हमारे सगे संबंधी हों या फिर हमारे केवल जानकार हों, ऐसे व्यक्ति या कोई भी ग्रुप होता है, कोई भी समूह होता है, जब हम उनको संदेश देते हैं या उनकी तरफ से हमारे पास में संदेश आते हैं तो हम देखते हैं कि वो संदेश होते हैं ज्यादातर जैसे शुभकामना हो गई। ठीक है, और शुभकामनाओं में बहुत सारे शुभकामनाएं, जैसे कि कोई परीक्षा में पास हुआ है उसकी शुभकामनाएं दे रहे हैं, कोई प्रतियोगिता में जो है किसी ने पुरस्कार जीता है उसकी हम शुभकामनाएं दे रहे हैं, किसी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं, या फिर कोई भी त्योहार हो गया, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, या हमारे राष्ट्रीय पर्व जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गई, तो इनके जो हम शुभकामनाएं जो हम देते हैं, या फिर शुभकामनाओं के अलावा जैसे शोक संदेश हो गया, किसी की मृत्यु हो गई तो मृत्यु के अवसर पर भी जो है हमें शोक संदेश प्राप्त होता है। तो ऐसे सारे जो संदेश होते हैं वही सारे संदेश जो है अब हमारे सिलेबस में शामिल किए गए हैं, जिनको पहले अभी तक जो है शामिल नहीं किया गया था। तो वो जो संदेश हैं उन्हीं संदेशों का कुछ प्रारूप जो है वो एक तरह से डिसाइड किया गया है, निश्चित किया गया है, और इस प्रारूप को जो है हमें यहाँ पे समझना होगा कि किस तरह से हम कौन सा संदेश हम लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझने वाली बात ये होगी कि संदेश लेखन आखिर होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले परिभाषा देखिए इसकी, कि किसी व्यक्ति या समूह द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति या समूह को लिखित रूप से भेजी जाने वाली महत्वपूर्ण जानकारी या विचारों को संदेश लेखन कहा जाता है। देखिए यहाँ पे जो है मैंने परिभाषा में एक महत्वपूर्ण चीज शामिल की है कि लिखित रूप से। ठीक है, यानी कि लिखित रूप से होना चाहिए, मौखिक नहीं। मौखिक तो हम जो है फोन पे बात करके जो है हम शुभकामनाएं दे देते हैं, तो वो संदेश लेखन वो जो है संदेश लेखन वो संदेश लेखन नहीं। संदेश लेखन का मतलब हो गया लिखित रूप से, फोन पे नहीं, तो लिखित रूप में होना चाहिए। चाहे हम देखते हैं कि मोबाइल पे हम जो है टाइप करते हैं और टाइप करके हम जो है संदेश भेजते हैं, तो वो भी एक लिखित प्रारूप ही है। और हमारे एग्जाम में जो है हमें 5 अंक जब प्राप्त करने होंगे, 5 अंक जब हम प्राप्त करेंगे, 5 अंक की जब तैयारी करेंगे, तो उसमें भी हमें जो है लिखित प्रारूप को ही समझना है, और लिखित रूप से जो है हमें उसको अच्छे से समझना है कि क्या उसका प्रारूप होता है और किस तरह से हम उसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखित रूप से भेजी जाने वाली महत्वपूर्ण जानकारी या विचारों को, महत्वपूर्ण वो जानकारी भी हो सकती है कोई, या फिर हमारे विचार भी हो सकते हैं, यानी कि पर्सनल व्यक्तिगत जो हमारे विचार होते हैं वो भी हो सकते हैं, और कोई महत्वपूर्ण जानकारी भी हो सकती है। तो दोनों ही जो है इसके अंदर संदेश लेखन में आती है। अब देखिए संदेश लेखन के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे यहाँ पे पहला है यहाँ पे शुभकामना संदेश जो हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है। दूसरा है पर्व व त्योहारों पर दिए जाने वाले संदेश। तीसरा है विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश। ठीक है, शुभकामना संदेश के अंदर ज्यादातर जो होते हैं वो होते हैं जैसे जन्म दिवस हो गया, किसी प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होने पर उसको जब हम संदेश देते हैं, बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं, तो वो संदेश हो गया। पदोन्नति होने पर, पदोन्नति का मतलब हो गया कि कोई भी किसी भी जॉब में है, किसी भी नौकरी में है, और उसका जो एक तरह से प्रमोशन हो गया है और वो जिस पोस्ट पे था उससे ऊंची पोस्ट पे जो है आ गया है, तो वो एक तरह से पदोन्नति होती है। तो पदोन्नति होने पर भी जो है हम किसी भी व्यक्ति को शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। तो इस तरह के जो सारे संदेश हैं वो एक तरह से शुभकामना संदेश हमारे कहलाते हैं।
दूसरा हो गया पर्व व त्योहारों पर दिए जाने वाले संदेश। अब पर्व त्योहारों पर कौन कौन से पर्व, जैसे पर्वों के अंदर हम लेते हैं स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती आदि हमारे जो है ये राष्ट्रीय पर्व है। इसके अलावा जो त्योहार है उन त्योहारों की अगर हम बात करें तो दीपावली, होली, रक्षाबंधन, ईद, ठीक है। तो ये जो सारे जो हमारे वर्ष भर जो त्योहार जो हम मनाते हैं, इन सारे त्योहारों पर भी जो है हम एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। तो वो सारे जो संदेश है वो इसमें आते हैं, पर्व त्योहारों पर दिए जाने वाले संदेश। इसके अलावा तीसरा है आपका विशेष अवसरों पर। अब विशेष अवसर जैसे कि किसी की पुण्यतिथि हो गई, यानी कि एक व्यक्ति की जो है डेथ हो चुकी है और हर वर्ष जो है जिस दिन उसकी जो है डेथ हुई थी उस दिन जो है पुण्यतिथि मनाई जाती है, तो वो पुण्यतिथि हो गई। शोक संदेश, यानी कि अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो उस मृत्यु के अवसर में, एक तरह से मृत्यु की जो दुखद जो घटना है, उस घटना को हम जो है किसी दूसरे व्यक्ति को जब हम प्रेषित करते हैं तो जो वो होता है शोक संदेश, यानी अपने परिचित और अपने जो नॉन है, अपने जो जानकार हैं, जिनको हम वो संदेश भेजते हैं कि हमारे परिवार में इस तरह से ये दुखद घटना जो है घटित हुई है, तो वो जो है शोक संदेश दिया जाता है। और किसी विशेष दिवस का आयोजन, यानी कि कोई भी विशेष दिन है जिसका हम आयोजन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि पर्यावरण दिवस हो गया, ठीक है, उपभोक्ता जागरूक दिवस हो गया। तो इस तरह के जो हर वर्ष जो मनाए जाने वाले जो दिवस होते हैं, जिनका हम आयोजन करते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए और लोगों को एक तरह से इकट्ठा करते हैं ताकि वो जो है उसके बारे में जाने, तो इस तरह के जो विशेष दिन होते हैं उनका भी हम आयोजन करते हैं। तो उस वक्त भी जो है एक विशेष संदेश जो है दिया जाता है, वो दिया जाता है एक पोस्टर के माध्यम से भी दिया जा सकता है कि गलियों में जो हम जो पोस्टर लगाते हैं उसके माध्यम से भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो वो भी एक लिखित प्रारूप में ही आता है और वो भी एक संदेश होता है जिसका एक विशेष दिवस को जो हम आयोजन करते हैं, तो वो संदेश हो गया। तो इस तरह से जो है विशेष अवसरों पर कुछ संदेश देते हैं, पर्व त्योहारों पर दिए जाने वाले कुछ संदेश होते हैं, शुभकामना संदेश होते हैं जो जन्म दिवस पर, प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होने पर, पदोन्नति होने पर, ठीक है, किसी के जो है पुत्र प्राप्ति होने पर। तो इस तरह के जो है सारे जो संदेश हैं वो सारे संदेश जो हमारे आते हैं संदेश लेखन में, और ये जो है ये हमारा 5 अंक का। अब हम देखते हैं कि संदेश लेखन का प्रारूप होना क्या चाहिए। हमने समझ लिया कि संदेश देना यानी कि एक तरह से मैसेज देना दूसरों को, वो संदेश लेखन है और लिखित रूप में होना चाहिए वो, लेकिन उसका प्रारूप कैसा होना चाहिए। हम जनरली जो है जब संदेश लिखते हैं तो हम कैसे भी संदेश लिख करके और दूसरों को भेज सकते हैं, शुभकामनाएं कैसे भी हम उसको लिख करके भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पे परीक्षा में जब हमें 5 अंक लाने हैं तो उस 5 अंक को लाने के लिए हमें विशेष जो प्रारूप है उस प्रारूप का ही हमें प्रयोग करना होगा। उस प्रारूप के अंदर ही जो है हम अपना संदेश लेखन लिखेंगे। कैसे देखिए, यहाँ पे जो हम दो प्रारूपों को हम यहाँ पे समझेंगे, जिसमें से पहला प्रारूप देखिए कि ये जो प्रारूप जो मैंने लिया है इसमें मैंने सबसे ऊपर यहाँ पे जो है लिख दिया है संदेश, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो है कोई भी यहाँ पे जैसे कि शुभकामना संदेश है तो यहाँ पे आप शुभकामना संदेश लिख देंगे संदेश से पहले, शोक संदेश है तो यहाँ पे आप शोक संदेश लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है संदेश वो किस तरह का संदेश है उससे पहले जो है, यानी संदेश जो मैंने लिखा हुआ है उससे पहले हमें वो बात लिखनी होगी। शुभकामना संदेश है, शोक संदेश है, बधाई संदेश है, जो भी है उसका संदेश से पहले वो हमें यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है, ताकि वो देखते ही समझ जाए कि ये शोक संदेश है, ये जो है एक तरह से शोक संदेश है या बधाई संदेश है या शुभकामना संदेश जो भी है, तो वो समझ जाएगा वहां पे देखते ही उसको। दूसरी चीज है यहाँ पे कि दिनांक हमें लिखनी है, और दिनांक लिखने का जो फॉर्मेट है आप दोनों ही तरह का फॉर्मेट आप लिख सकते हैं, जैसे कि आपने लिखा 21 मई 2020, ठीक है, या फिर आप लिख देते हैं 21/5/2020। तो इस तरह से दोनों ही प्रारूप जो है आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। जब हम दोनों प्रारूप में एक एक उदाहरण जब हम लेंगे तब हम वहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो है केवल हम प्रारूप की बात कर रहे हैं, तो प्रारूप में सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि बॉक्स होना चाहिए, यानी कि आप जब भी आप संदेश लेखन आप वहाँ पे शुरू करेंगे अपनी कॉपी में, एग्जाम कॉपी में जब भी आप संदेश लेखन प्रारूप करेंगे जो है वहाँ पे स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे आपको एक बॉक्स जो है वहाँ पे बनाना होगा। बॉक्स में ही आपको संदेश लिखना है, सबसे महत्वपूर्ण बात। दूसरी चीज है यहाँ पे आपको संदेश लिखेंगे और उस संदेश से पहले आप लिखेंगे कि वो किस तरह का संदेश है, शोक संदेश है, शुभकामना संदेश है, बधाई संदेश है, जो भी है। उसके बाद जो है नंबर 3 आपको यहाँ लिखना है दिनांक, और यहाँ लिखना है आपको समय, यानी कि कितने बजे आप वो जो संदेश है वो आप लिख रहे हैं, ठीक है।
उसके बाद में यहाँ पे आएगा संबोधन, यानी ये संबोधन शब्द जो है, संबोधन का मतलब हो गया कि सामने वाले को हम किस तरह से संबोधित कर रहे हैं। प्रिय मित्र, पूजनीय पिताजी, आदरणीय चाचा जी, तो ये जो है आपके ये संबोधन शब्द हैं। इन संबोधन शब्दों का आप किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, सामने वाले को का आपके साथ में क्या रिलेशन है, उसको ध्यान में रखते हुए हम संबोधन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे वो संबोधन शब्द आ जाएगा। संबोधन, यहाँ पे आपको संबोधन नहीं लिखना है, ये संबोधन मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। संबोधन का मतलब हो गया, यहाँ संबोधन की जगह आप लिखेंगे, अगर आप मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र, पिताजी को लिख रहे हैं तो पूजनीय पिताजी, ठीक है, इस तरह से। और आपका जो सामने वाले के साथ में और भी रिलेशन हो सकता है, वो मामा हो सकता है, आपके चाचा जी हो सकते हैं, आपका जो है छोटा भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पे संबोधन शब्द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में आता है यहाँ पे ये जो बीच वाला जो पार्ट है, यानी कि जिसको हम बॉडी भी कह देते हैं, कि ये जो संदेश लेखन प्रारूप की जो बॉडी है, यहाँ पे आपको जो है उस संदेश को आपको लिखना है जो संदेश आप सामने वाले को दे रहे हैं। ध्यान रखना कि ये पत्र नहीं है, पत्र की तरह हमें बिल्कुल नहीं लिखना है, हमें जितना हो सके उतना शॉर्ट में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, इसकी शब्द सीमा है 30 से 40 शब्द, यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी 3 लाइन के अंदर जो है आपके 30 से 40 शब्द आपके जो है यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपने बॉक्स जो है किस तरह का बनाया। आप छोटा बॉक्स बनाते हैं तो वो वहाँ पे 4 लाइन भी हो सकती है, आपने जो है थोड़ा सा बड़ा बॉक्स बनाया तो वहाँ पे जो है आपकी 3 लाइन भी हो सकती है। यानी कि शब्द सीमा का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, 30 से 40 शब्द जो है शब्द सीमा होनी चाहिए। ज्यादा आप लिखेंगे तो भी आपको कोई ज्यादा मार्क्स वहाँ पे नहीं मिलने वाले, उल्टे मार्क्स आपके कट भी सकते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि 30 से 40 जो शब्द सीमा है उसका आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आप जो है वो जो 3 लाइनें हैं, उन 3 लाइनों को आप जो है यहाँ पे 2.5 से 3 लाइन या जो भी है आपका जितना बड़ा आपने बॉक्स बनाया उसके अकॉर्डिंग 30 से 40 शब्दों के अंदर आपका जो है संदेश कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद में आप यहाँ लिखेंगे अपना नाम, ठीक है। नाम मैंने यहाँ पे नाम करके फिर मैंने कैखेगे लिखा है, आप डायरेक्टली अपना नाम लिखेंगे। जैसे आपने लिख दिया आशीष, ठीक है, आपने लिख दिया मुकेश, तो सीधा आप नाम लिखेंगे। यहाँ पे नाम कैखेगे लिखने की आपको जरूरत नहीं है। वहां पे अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप मुकेश हैं, आप दिनेश है, सुरेश है, जो भी है, ठीक है, तो आप जो है वही नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। नहीं दिया हुआ है तो आप कैखेगे लिख करके भी आप छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से नाम मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिखा है कि यहाँ पे नाम आएगा कैखेगे, यानी कि अगर नाम नहीं दिया हुआ है तो कैखेगे लिखेंगे, और नाम दिया हुआ है तो जो भी नाम दिया हुआ है मुकेश, दिनेश, सुरेश, जो भी वहां दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नाम लिखेंगे, ठीक है। दूसरा प्रारूप देखिए, ये जो प्रारूप है इसमें आप सीधे ही संबोधन से आप स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आपने यहाँ पे लिखा प्रिय मित्र, फिर उसके बाद में जो है आपने यहाँ पे शुभकामना संदेश लिख दिया और यहाँ पे जो है आपने नाम लिख दिया, खत्म, ठीक है। तो ये दोनों ही प्रारूप यहाँ पे काम आते हैं। अब डिपेंड करता है कि इन प्रारूपों में से हम कौन से प्रारूप का प्रयोग करेंगे, वो आपका पूरी तरह से आधारित होगा कि प्रश्न किस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए कि जैसे कि आपको जो है प्रश्न दिया हुआ है कि आपको अपने मित्र को, ठीक है, नवरात्रि के अवसर पर या दिवाली के अवसर पर जो है आपको शुभकामना देनी है, तो एक शुभकामना संदेश लिखिए। तो सिंपल है, आप ये वाला फॉर्मेट आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप जो है संदेश भेज रहे हैं वहां पे, ठीक है, और संदेश भेज रहे हैं और संदेश जो है वो उस दिन से पहले आप भेज रहे हैं। यानी कि आज मान लीजिए कि नवरात्रा या दिवाली जो है आज से 3 या 4 दिन बाद में है, तो आप पहले ही वो संदेश दे रहे हैं, तो आप जो है वहां पे समय और दिनांक का प्रयोग करेंगे। यानी कि अग्रिम, जिसको हम बोलते हैं कि अग्रिम संदेश, अग्रिम बधाई संदेश आप दे रहे हैं, अग्रिम सूचना दे रहे हैं, वो अग्रिम जो है आप संदेश वहां पे उनको लिख रहे हैं। तो वो जो अग्रिम यानी पहले से ही जब आप उनको संदेश दे रहे हैं तो वहां पे आप दिनांक और समय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे दिनांक और समय लिखना जरूरी होता है जब आने वाला जो एक तरह से कोई भी त्योहार है या कोई भी ऐसा कार्यक्रम है जो होने वाला है, उसके बारे में आप जो है वहां पे आप वो संदेश लिख रहे हैं, तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पे दिनांक और समय लिखना जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप दिनांक लिख देंगे, फिर समय लिख देंगे, फिर संबोधन लिख देंगे कि प्रिय मित्र मुकेश या जो भी आपके मित्र का नाम है, ठीक है, नवरात्रि के पावन आने वाले नवरात्रि के पावन पर्व की मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं दे रहा हूँ। आप जो है नवरात्रा पर्व बहुत ही हार्दिक, बहुत ही धूमधाम से और उत्सव के साथ में आप मनाएं। और फिर आपके बाद में उसके बाद में आपने लिख दिया नाम।
तो इस तरह से आपने जो है 3 लाइन के अंदर या 2.5 लाइन के अंदर आपने जो उसको कंप्लीट कर दिया। ये 30 से 40 शब्दों में आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा ये जो है प्रारूप है वो इसलिए है कि जैसे मान लीजिए कि कई बार होता है कि परीक्षा में जैसे दे देता है कि आपके जो है किसी पिताजी, आपके पिताजी के कोई मित्र हैं, उनका फोन आया है, ठीक है। अब पिताजी घर पे नहीं है और पिताजी घर पे नहीं है तो आपने वो फोन जो है रिसीव किया है वहां पे, और आपके पिताजी के मित्र से आपकी बात हो रही है और आपके पिताजी के मित्र ने आपको कहा कि बेटा आपके पिताजी कहाँ हैं। आप कहते हैं कि नहीं वो तो अभी यहाँ नहीं है, वो तो बाहर गए हुए हैं। तो वो आपके जो पिताजी के मित्र हैं वो आपसे ये कह रहे हैं कि बेटा जब भी आपके पिताजी आए तब आप उनको जो है मेरी तरफ से ये मैसेज दे देना, मेरी तरफ से ये संदेश दे देना कि मेरा फोन आया था। यानी कि आप बोलेंगे कि आपके पिताजी के मित्र का फोन आया था, तो यानी वो कहेंगे कि मेरा फोन आया था और मेरे द्वारा जो है डाक से भेजी गई जो एक तरह से डाक से भेजा गया जो लिफाफा है, ठीक है, वो उनको मिला तो उसको पढ़ करके और वो जो है मुझसे वापस से एक बार फोन पे बात कर लें। तो इस तरह से जो है यानी कि आपके पिताजी के मित्र ने डाक से कोई लिफाफा भेजा था जो आपके पिताजी को मिल चुका है, और अब जो है आपके पिताजी के मित्र जो है वो फोन पे बात करना चाह रहे थे, लेकिन फोन पे वो जो है अभी आपके पिताजी घर पे नहीं है, और आपने वो फोन उठाया और उठा करके जैसे आप फोन रिसीव करते हैं और फोन रिसीव करने के बाद में आपके पिताजी के मित्र बोलते हैं कि आपके पिताजी जैसे ही आए तो उन्हें जो है ये आप संदेश देना कि उस लिफाफे को पढ़ें और उस लिफाफे को पढ़ करके और मुझसे एक बार बात जरूर कर लें। तो ये उन्होंने संदेश दिया। अब जो है आपको भी कहीं जाना है, यानी आपको भी कहीं बाहर जाना है, आपके पिताजी आने वाले हैं कल, तो आपको बाहर जाना है तो आपको पिताजी को संदेश देना है। तो अब आपको एग्जाम के अंदर वही फॉर्मेट लिखना है, यानी जैसा वहां पे पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो वहां पे जो है आपको ये दिनांक और समय वाला जो फॉर्मेट है ये आपको प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों? जैसे देखिए आप जो है अब आज पत्र लिख रहे हैं, पिताजी आपके आने वाले हैं कल, तो आपने यहाँ पे आज की दिनांक लिखी, समय लिखा और संबोधन लिख दिया कि आदरणीय पिताजी, ठीक है। फिर लिखा कि आपके मित्र, आपके पिताजी के मित्र जो भी हैं उनका नाम लिख देंगे कि आपके मित्र जो है दिनेश जी का फोन आया था और उन्होंने कहा है कि आपको प्राप्त लिफाफा आप पढ़ लें और उसके बाद आप फोन पर उनसे जरूर बात कर लें। फिर आपके बाद में आपने अपना नाम लिख दिया और हैंड, यानी कि आपके पिताजी के लिए आपने ये संदेश जो है एक तरह से छोटा सा संदेश लिख करके आपने टेबल पे रख दिया। अब जैसे पिताजी आपके कल आएंगे वो संदेश को पढ़ेंगे और लिफाफे को खोल करके उसको पढ़ करके और अपने मित्र से बात कर लेंगे। तो इस तरह से जो है यहाँ पे ये संदेश काम में आया। दूसरा ये था, दूसरा जो संबोधन है, दूसरा जो फॉर्मेट है वो प्रारूप जो है वो इस तरह से है कि दूसरे प्रारूप में आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए कि आज ही दिवाली का त्योहार है, ठीक है, और आज दिवाली के त्योहार पर आप अपने मित्र को जो है वहां पे संदेश भेज रहे हैं। सिंपल सी है, जैसे फोन पे भी आप भेजते हैं, फोन पे मैसेज करते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप करते हैं। तो इस तरह से जो आप मैसेज वहां पे भेज रहे हैं, इस तरह के मैसेज में आप इस तरह से सीधे ही संबोधन शब्द लिख करके और आप सीधे जो है वहां पे जो शुभकामना संदेश है वो आप बीच में लिख करके और सीधा जो है आप उसको एंड कर सकते हैं। यानी कि आपने लिखा प्रिय मित्र मुकेश, ठीक है, दिवाली के इस पावन पर्व पर आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। और यानी कि आप इस तरह से लिख सकते हैं कि दिवाली के इस पावन पर्व पर आपको मेरी तरफ से, आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बड़े ही उत्साह और धूमधाम से आप ये दिवाली का त्योहार मनाएं। उसके बाद आपने ये लिख दिया नाम यहाँ पे और ये एंड हो गया, यानी उसी दिन सेम डे आपने ये संदेश भेजा। तो ये आपका संदेश का प्रारूप हो गया। तो इस तरह से दोनों का ही आपको ध्यान रखना है, जिस तरह का प्रश्न आए वहां पे उसी तरह के प्रश्न के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे लिखना है। वैसे जनरली देखा जाए तो ये औपचारिक में काम में आता है, ये अनौपचारिक में काम में आता है आपके, यानी कि ये जो है आपके औपचारिक में जिसका जो है आपसे कोई एक तरह से घनिष्ठ रिश्ता नहीं है, कोई जो है ब्लड रिलेशन नहीं है, इस तरह के में आपके ये वाला जो प्रारूप काम में आता है, और अनौपचारिक में आपके जो है ये वाला प्रारूप काम में आता है। तो इस तरह से आप इन दोनों ही फॉर्मेट का आप ध्यान रखेंगे। अब दोनों फॉर्मेट का जो है हम एक एक उदाहरण जो है यहाँ पे लेंगे और उदाहरण के माध्यम से आप जो है यहाँ पे हम इनको दोनों प्रारूपों को समझेंगे। और इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है कि प्रश्न जो है वो किस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो
तो अब हम चलते हैं, अपना जो प्रारूप है हम उस प्रारूप को समझते हैं। तो मैंने आपको जो दो प्रारूप समझाए थे, उन्हीं प्रारूपों के एक एक एग्जाम्पल, एक एक उदाहरण जो है हम यहाँ पे ले रहे हैं, और दोनों उदाहरणों को जो है हम यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए पहला जो प्रश्न है, उस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि नवरात्रि के पावन पर्व पर जो है नरेंद्र मोदी द्वारा जो है हमें शुभकामनाएं दी गई हैं, तो उसके लिए आप एक संदेश लिखिए। ठीक है, तो मैंने उसी को लिया है कि जैसे 24 मार्च को जो है उन्होंने एक संदेश दिया, और उस संदेश को जो है हमने यहाँ पे संदेश लेखन प्रारूप में जो है हमने यहाँ पे उसको लिखा है। तो देखिए, तो वो भी एक तरह से शुभकामना संदेश था, तो यहाँ पे हमने लिख दिया यहाँ शुभकामना संदेश। अब कितनी तारीख को दिया उन्होंने? 24 मार्च 2020 को। कितने बजे? शाम 7 बजे। ठीक है, तो ये जो है उन्होंने संदेश दिया 24 मार्च को शाम 7 बजे। उसी को जो है हमने यहाँ पे इस संदेश लेखन के प्रारूप में एक तरह से लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने संदेश क्या दिया, वो संदेश आपको यहाँ पे लिखना है। प्रिय भारतवासियों, मैं आप सभी को नवरात्रि के पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी यह त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाएं व लॉकडाउन का पालन करें। तो इस तरह से जो है यहाँ पे उन्होंने ये संदेश दिया, और इसमें जो है उन्होंने साफ साफ यहाँ पे बोल दिया कि आप जो है नवरात्रि का जो त्योहार है वो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाएं, लेकिन लॉकडाउन का भी पालन करें। ठीक है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। तो इस तरह से जो है उन्होंने नवरात्रि के आने वाले जो त्योहार था उसके ऊपर उन्होंने जो है शुभकामना संदेश दिया, और साथ ही साथ उन्होंने जो है हमें हमारे जो सुरक्षित रहने की जो कामना है वो भी यहाँ पे की, और फिर लास्ट में जो है हमने नाम लिख दिया नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी द्वारा जो है ये संदेश दिया गया था, और इसी कारण से अगर इस तरह का कोई भी प्रश्न आता है तो हम इसी तरह से उसको बिल्कुल इसी तरह से हम लिख देंगे। ठीक है, अब ये पहले दिया गया था तो हमने वही डेट यहाँ पे लिखी, वही समय यहाँ पे हमने लिखा, और इस तरह से जो है यहाँ पे लिख दिया हमने। तो ये जो डेट और समय जो है ये वहां पे प्रश्न में अगर दिया हुआ है तो आप वही डेट और समय लिखेंगे। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप उसी दिन की डेट लिख देंगे जिस डेट को जो है आप प्रश्न पत्र जो है हल कर रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है तो वही डेट आप वहाँ पे लिख देंगे, और समय जो है आप कुछ भी वहाँ पे लिख सकते हैं। आप जो जिस समय आप लिख रहे हैं वो समय भी लिख सकते हैं, या फिर आप जो है काल्पनिक जो समय है वो भी वहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये डेट और समय आप लिख सकते हैं। बीच में जो है ये हमने संदेश लिख दिया, और लास्ट में जो है संदेश जिसने भेजा है उस व्यक्ति का यहाँ पे हमने नाम लिख दिया। नरेंद्र मोदी ने जो संदेश दिया था उसको हमने लिख दिया। दूसरा हमने लिया है कि आपने अपने मित्र को ही जो है बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी है, और यहाँ पे देखिए अब जो है मैंने सीधे ही बिना किसी डेट के, बिना किसी समय के जो है मैंने इसको सीधे ही लिख दिया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आज ही बसंत पंचमी है, और आज जो है मैंने मोबाइल पे जो है अपना संदेश जो है मैंने टाइप किया और मैंने भेज दिया। तो इस तरह के जो पत्र, इस तरह के जो संदेश होते हैं, उस संदेश में यहाँ पे हमें डेट और समय की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि अगर वहाँ पे प्रश्न आता है कि आपको जो है मोबाइल पे जो अपने जो मित्र हैं उनको जो है संदेश लिखना है और उनको जो है बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देनी है, तो आप किस तरह से लिखेंगे? ठीक है, तो वहाँ पे हमें अपनी आंसर शीट में वो एक बॉक्स ड्रॉ करके और वो हमें समझाना होगा कि मोबाइल पे भी अगर हम उनको संदेश दे रहे हैं तो हम किस तरह से देंगे। ठीक है, अगर आपने जो है कोई भी एक छोटा सा जो है कागज पे जो है आपने जो है बना करके और आपने वो संदेश दिया है, तो आप इस तरह से जो है आप लिख सकते हैं कि आपने जो है वो कोई भी एनवलप है या फिर जो है कोई भी आपने जो है कार्ड बना करके दिया है, तो वो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। मोबाइल पे टाइप करना हो तो मोबाइल पे आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि जनरली होता है मोबाइल के अंदर डेट और समय जो है वैसे ही शो हो जाती है कि कौन सी डेट को वो आया है संदेश और कितने बजे आया है। तो वो जो संदेश है वो वहाँ पे उसमें समय और डेट जो है दोनों ही वहाँ पे पता चल जाती है। तो इस तरह के में हमें जो है यहाँ पे डेट और समय लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, और वैसे अगर आप लिख भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोनों ही फॉर्मेट को लेके चल रहे हैं। अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ही जो फॉर्मेट है, दोनों ही फॉर्मेट यहाँ पे सही है। अभी जो है इस तरह का कोई भी गाइडेंस जो है हमारे पास में नहीं आया है कि ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। दोनों ही जो है जो संदेश का जो प्रारूप चलता आया है
उसके अकॉर्डिंग जो है दोनों ही यहाँ पे उसके अनुसार सही है, इनको हम गलत नहीं कह सकते और इसी तरह से हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो देखिए यहाँ पे शुभकामना संदेश लिखा हमने बसंत पंचमी पे, तो यहाँ पे हमने लिखा प्रिय मित्र नमन, आपका जो है मित्र जो है नमन है। फिर हमने यहाँ पे एक स्लोगन लिख करके और हमने जो है शुभकामनाएं दे दी है। देखिए, लेके मौसम की बहार आया बसंत ऋतु का त्योहार, आओ हम सब मिलकर मनाएं दिल में भरकर उमंग और प्यार, मुबारक हो आपको बसंत पंचमी का त्योहार। तो इस तरह से जो है हमने स्लोगन लिखा। और जनरली जो है हम अपने स्कूल में भी जो है कोई भी त्योहार आता है तो हम सेलिब्रेट करते हैं और एक दूसरे को जो है कार्ड जब देते हैं तो इसी तरह से छोटे छोटे से हम संदेश लिख करके उनको शुभकामनाएं देते हैं। तो इस तरह से जो है हम ये संदेश लिख सकते हैं और ये संदेश जो हम एक तरह से दे सकते हैं दूसरों को। तो ये हमने जो है बसंत पंचमी के त्योहार की शुभकामनाएं दी। फिर हमने यहाँ पे लास्ट में लिख दिया तुम्हारा प्रिय मित्र स्पर्श। आप अगर तुम्हारा प्रिय मित्र ना लिख करके वो सिंपल स्पर्श भी लिख देंगे तो भी सामने वाले को पता लगता है कि ये जो शुभकामना संदेश जो दिया है वो स्पर्श ने मुझे दिया है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ऊपर आता है कि आपने किसको भेजा है, यहाँ पे नीचे आ जाता है कि आपने जो है खुद ने लिखा है, तो लिखने वाले का यहाँ पे नाम और यहाँ पे जो है जिसको आप भेज रहे हैं उनका नाम। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सेंडर जो एक तरह से जो भेजने वाला है, कौन उस पत्र को भेज रहा है, ठीक है, उसका जो है यहाँ पे नाम आ गया और जो जिसको आप भेज रहे हैं उसका यहाँ पे नाम जो है यहाँ पे आ गया। यानी जिस व्यक्ति को आप भेजना चाह रहे हैं, जो आपका मित्र है, उसका नाम यहाँ पे आ गया और जिसने भेजा है, जिसने लिखा है, उसका नाम यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से जो है आपको ध्यान रखना है कि ये जो नाम है ये यहाँ पे आना चाहिए जिसने भी लिखा है, और जिसको आप भेज रहे हैं उसका नाम और उसका जो संबोधन शब्द है वो यहाँ पे आना चाहिए। दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह से दोनों फॉर्मेट जो है मैंने यहाँ पे ले लिए और 5 अंक का ये। इसके अलावा एक और चीज कि मैंने आपको बताया था कि शोक संदेश भी होता है। तो शोक संदेश के लिए आप जो है देख सकते हैं कि जो हमारे न्यूज़पेपर होते हैं, जो हमारे समाचार पत्र होते हैं, उसके अंदर जो है बहुत सारे जो है एक जो पृष्ठ होता है वो अलग से ही जो है शोक संदेश का डिसाइड किया हुआ होता है, निश्चित किया हुआ होता है और उसके अंदर सारे जो है शोक संदेश होते हैं। तो आप उनको उठा करके देखिए कि वो किस तरह से लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो उस शोक संदेश को आप देखेंगे और उसी फॉर्मेट के अनुसार जो है आप शोक संदेश लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ की भी अगर हम बात करें तो आपने डेट और समय लिख दिया, फिर उसके बाद में यहाँ पे संबोधन शब्द लिख दिया, फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि अत्यंत दुख के साथ जो है हमें सूचित करना पड़ रहा है कि जो है हमारे बड़े भाई साहब का जो है आकस्मिक देहांत इस दिनांक को हो गया है। ठीक है, और उनकी जो टीए की बैठक है वो इस दिन को जो है आयोजित की जा रही है। फिर यहाँ पे लिख देते हैं शोकाकुल परिवार और पता। तो इस तरह से जो है आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा और वो आप फॉर्मेट आप अपना सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रख लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए 5 अंक। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके और मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।